आज की वीडियो में मैं केमिस्ट्री की वो रिएक्शंस आप लोगों के लिए लाई हूँ जो आपके बोर्ड पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उन सभी को एनालाइज कर कुछ ऐसी रिएक्शंस निकाली है जो आपके बोर्ड में 99% आती ही आती है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो कम से कम 2 बार अपने बोर्ड एग्जाम से पहले देख ली तो केमिस्ट्री में गारंटी है आप लोगों की रिएक्शंस में और थ्योरी में भी कोई मार्क्स नहीं कटेंगे और आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हम लोगों को चैप्टर 1 की कुछ एक्टिविटीज हैं जिनकी रिएक्शंस आप लोगों के बोर्ड में आती है। तो इन एक्टिविटीज वाइज हम लोग ये रिएक्शंस देखेंगे और इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये भी समझेंगे। सबसे पहले आपकी एक्टिविटी 1.2 की रिएक्शन 1.2 की रिएक्शन है आप लोगों की लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का कॉम्बिनेशन। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, लेड नाइट्रेट मतलब PbNO3 होल ट्वाइस जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलता है तो ये एक लेड आयोडाइड बनाता है। लेड आयोडाइड एक येलो प्रेसिपिटेट होता है प्लस आपका पोटेशियम नाइट्रेट निकलता है। ये रिएक्शन आप लोगों की इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें PbI2 का एक येलो प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन से येलो पीपीटी किसका फॉर्म होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो लेड आयोडाइड प्रोडक्ट निकलता है वही आप लोगों का वो येलो प्रेसिपिटेट होता है। नेक्स्ट आती है एक्टिविटी 1.4 1.4 की जो रिएक्शन है ये आप लोगों की द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड पर्सपेक्टिव से। आप लोग इसको याद रखना। ये रिएक्शन हम लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई है। अगर आप लोगों को सभी रिएक्शंस की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए और आप लोग आई बटन पर क्लिक कर वो प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं जिसमें हम लोगों ने हर चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन, हर रिएक्शन की डिटेल एक्सप्लेनेशन करी है। अब हम लोग फर्दर मूव ऑन करते हैं। ये जो एक्टिविटी 1.4 है ये आप लोगों की है क्विक लाइम की रिएक्शन विद वाटर। क्विक लाइम को CaO बोलते हैं। ये मैंने आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन करा हुआ है, वापस बता रही हूँ। CaO कैल्शियम मोनोऑक्साइड दैट इज आवर क्विक लाइम। ओके, जब इसका हमारा वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज CaOH होल ट्वाइस। इसको हम लोग स्लेग लाइम भी बोलते हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना है। प्लस हीट इवॉल्व होती है। ठीक है, तो क्या है, क्विक लाइम प्लस वाटर गिव्स स्लेग लाइम प्लस हीट। अब आते हैं एक्टिविटी 1.5 पर। एक्टिविटी 1.5 है आपकी फेरस सल्फेट क्रिस्टलिन बॉइलिंग ट्यूब। हम लोग एक बॉइलिंग ट्यूब लेते हैं जिसमें हम लोग फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स डालते हैं। जब हम लोग फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स उसमें डालते हैं और उसको हीट करते हैं तो हम लोगों को फेरस सल्फेट मिलता है। उसको फर्दर हीट करने पे फेरिक ऑक्साइड रिलीज होता है प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो आप लोगों के इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज उनका ग्रीन कलर होता है। तो आप लोगों को बोर्ड में पूछा जा सकता है कि ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं जिन्हें बॉइलिंग ट्यूब पे हम लोग जब हीट करते हैं तो उससे हम लोगों को X या Y प्रोडक्ट निकलता है। तो वो X या Y प्रोडक्ट आपका ब्राउन कलर का होता है। आपको पता होना चाहिए कि जब उसको हीट करते हैं हम लोग फर्दर तो फेरिक ऑक्साइड निकलता है विच इज आर ब्राउन इन कलर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक्टिविटी 1.6 पर। एक्टिविटी 1.6 में है लेड नाइट्रेट पाउडर इन द बॉइलिंग ट्यूब। एक बॉइलिंग ट्यूब ले रहे हैं, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, लेड नाइट्रेट का पाउडर डाल रहे हैं विच इज PbNO3 होल ट्वाइस का पाउडर। ठीक है, इसको जब हीट अप करते हैं तो क्या बनता है, लेड ऑक्साइड, NO2 एंड वाटर। ये भी आप लोगों को याद रखनी है कि लेड नाइट्रेट पाउडर को बॉइलिंग ट्यूब में डाल के हीट अप जब कर रहे हैं तो हमारा लेड ऑक्साइड निकल रहा है विच इज PbO प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन भी इवॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं एक्टिविटी 1.8। एक्टिविटी 1.8 आप लोगों की इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग देख रहे हैं सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन कैसे हो रहा है। जैसे सिल्वर क्लोराइड जब सनलाइट की प्रेजेंस में होता है तो वो सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक डाउन हो जाता है। वैसे ही अगर आपका सिल्वर ब्रोमाइड होगा वो भी सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर और ब्रोमाइड में ब्रेक डाउन हो जाता है। इसको हम लोगों ने पढ़ा था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस, यानी फोटोन की प्रेजेंस में यानी सनलाइट की प्रेजेंस में आप लोगों का कोई एक पर्टिकुलर सब्सटेंस डिकम्पोज होकर 2 सब्सटेंस बना रहा है जैसे AgCl और AgBr। नेक्स्ट आती है एक्टिविटी 1.10। एक्टिविटी 1.10 है सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड के बीच का रिएक्शन। ये आप लोगों का अगेन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2 जब रिएक्ट करते हैं तो BaSO4 और 2 NaCl देते हैं। BaSO4 जो होता है आपका वो एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट होता है, यानी जब इसको हम लोग सोल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं तो इनसॉल्युबल होता है। इट फॉर्म्स बेसिकली अ प्रेसिपिटेट एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। नेक्स्ट आती है आपकी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। मैंने आप लोगों को बताया है ऑक्सीडेशन में क्या होता है, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिड्यूसिंग ऑफ हाइड्रोजन। ये आप लोगों का जब होता है तो क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। वहीं अगर गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन और रिड्यूसिंग ऑफ ऑक्सीजन हुई तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। अगर हम लोग पहली रिएक्शन देखें तो हम लोग को दिया हुआ है कॉपर प्लस ऑक्सीजन। कॉपर प्लस ऑक्सीजन हीट की प्रेजेंस में क्या देता है, कॉपर ऑक्साइड। वहीं कॉपर ऑक्साइड को जब हम लोग H2 से रिएक्ट कराते हैं तो वो क्या देता है, कॉपर एंड H2O। तो ये जो रिएक्शन है आप लोगों की ये रिडॉक्स रिएक्शन है। ये रिडॉक्स क्यों है, इसमें देखो कॉपर का तो रिडक्शन हो रहा है क्योंकि कॉपर ऑक्साइड से नॉर्मल कॉपर बन रहा है, लेकिन हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये वाटर फॉर्म कर रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर। तो ये आप लोगों की रिडॉक्स रिएक्शन हुई क्योंकि इसमें रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। अब आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन आप सभी लोग अपनी नोटबुक्स में सॉल्व करो। जो भी 3 लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, उन सभी के कमेंट्स हम लोग पिन कर देंगे। अब मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन करती हूँ।
सबसे पहले आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखो, आप लोगों को एक रिडॉक्स रिएक्शन लिखी हुई दी हुई है, ठीक है। क्या रिडॉक्स रिएक्शन है ये? MnO2 + 4L गिव्स MnAl2O3 प्लस हीट। मैंगनीज ऑक्साइड आपका एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके मैंगनीज दे रहा है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड दे रहा है। तो ये कैसे होता है देखो, मैंगनीज ऑक्साइड जो आप लोगों का यहाँ जाके वो तो रिड्यूस हो गया, मतलब उसमें से रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन हो गई है, और एल्यूमिनियम का यहाँ से यहाँ जाकर आप लोगों का ऑक्सीडाइज हो गया है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया है, ठीक है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, आप लोगों को पता है, ठीक है। गिव रीजन वाई द अबव रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज थर्माइट रिएक्शन। इस रिएक्शन को थर्माइट रिएक्शन क्यों बोलते हैं? अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों का एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल वाले पार्ट में ये वाली रिएक्शंस दी हुई है, एक आयरन के साथ रिएक्शन भी है और एक आपकी मैंगनीज के साथ रिएक्शन है। इन्हें थर्माइट रिएक्शंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होती है नेचर में, और ये इतनी एक्सोथर्मिक होती है कि जो हीट इवॉल्व होती है, वो जो तुम्हारा मेटल फॉर्म हुआ है, यहाँ पे कौन सा मेटल मिला हमारे को? मैंगनीज। ये जो मेटल फॉर्म होता है ये मोल्टन स्टेट में फॉर्म होता है, इतनी ज़्यादा हीट आप लोगों की रिलीज होती है थर्माइट रिएक्शंस में, इसलिए। और एल्यूमिनियम का यहाँ पे क्या रोल है? एल्यूमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, जो आपका मैंगनीज ऑक्साइड को रिड्यूस करके नॉर्मल मैंगनीज मेटल में कन्वर्ट कर रहा है। किसमें? थर्माइट रिएक्शन में। आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, थर्माइट रिएक्शन मतलब हाईली एक्सोथर्मिक, यानी जो मेटल हम लोगों का मिलेगा वो हमारे को मोल्टन स्टेट में मिलेगा, मतलब मेल्टेड स्टेट में मिलेगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। कौन सा सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है? आपका एल्यूमिनियम। यहाँ जाके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है ऑन द राइट साइड। वैसे ही मैंगनीज आपका ऑन द राइट साइड इट गोज एंड बिकम्स मैंगनीज ओनली। मैंगनीज ऑक्साइड क्या बन रहा है? मैंगनीज। तो ये क्या हो रहा है? रिड्यूस्ड हो रहा है। तो सब्सटेंस गेटिंग रिड्यूस्ड इज MnO2 एंड सब्सटेंस गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड इज एल्यूमिनियम, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का गिव अ रीजन वाई एल्यूमिनियम इज प्रेफरेबली यूज इन द थर्माइट रिएक्शन। एल्यूमिनियम को क्यों यूज करते हैं? एल्यूमिनियम इसलिए यूज करा जाता है बिकॉज इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है? ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, मतलब ये किसी भी ऑक्साइड से मिलकर उसका मेटल अलग कर देता है और ऑक्साइड खुद फॉर्म हो जाता है, ठीक है। उसी को हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। नेक्स्ट अगर आप लोग देखो तो ये वही रिएक्शन है अगेन, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम। इसमें जब हम लोग एल्यूमिनियम ऐड कर रहे हैं तो ये आयरन को अलग कर रहा है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है, प्लस हीट इवॉल्व कर रहा है। ये हीट अगेन आप लोगों की हाईली एक्सोथर्मिक होती है, तो आपका इस रिएक्शन को हम लोग थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। हीट इवॉल्व इज सो लार्ज दैट द मेटल प्रोड्यूस्ड आर इन द मोल्टन स्टेट। जैसे मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि जो आप लोगों की हीट इवॉल्व होती है इस रिएक्शन में वो बहुत हाई होती है, इसलिए आप लोगों को मोल्टन स्टेट में मेटल मिलता है। फेरिक ऑक्साइड जो है विद एल्यूमिनियम इज यूज टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स। और यही जो रिएक्शन है वो आप लोगों की इसका जो एप्लीकेशन है इस रिएक्शन का वो क्या है? ये यूज होती है टू जॉइन द रेलवे ट्रैक्स एंड क्रैक्ड मशीन पार्ट्स। जो मशीन के पार्ट्स होते हैं वो क्रैक हो जाते हैं, उनको ज्वाइन करने के लिए और रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए। ये एप्लीकेशन आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखनी है थर्माइट रिएक्शन की एप्लीकेशन कहाँ पर है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 की पहली जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है वो एक्टिविटी 2.3। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है जिंक ग्रैन्यूल्स का रिएक्शन किसके साथ? एसिड के साथ। जिंक जब एसिड के साथ मिलता है तो वो एक सॉल्ट बनाता है और H2 गैस रिलीज करता है, ठीक है। जिंक ग्रैन्यूल्स एंड एसिड्स गिव H2 गैस, ओके। जैसे यहाँ पे आप लोगों का जिंक प्लस एसिड, H2SO4 एसिड आपका सल्फ्यूरिक एसिड, जब ये मिलता है तो क्या बनाता है? एक सॉल्ट बनाता है ZnSO4, जिंक सल्फेट एंड H2 गैस आप लोगों की रिलीज करता है। अगर हम लोग जिंक ग्रैन्यूल्स की जगह डस्ट फॉर्म में यूज करें, अगर इन प्लेस ऑफ ग्रैन्यूल्स हम लोग डस्ट फॉर्म में यूज करें तो क्या चेंज आएगा रिएक्शन में? रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। क्यों फास्ट हो जाएगी? डस्ट फॉर्म में जिंक का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो रिएक्शन आपकी बढ़ जाएगी, फास्टर हो जाएगी, ठीक है। वहीं अगर हम लोग जिंक का रिएक्शन देखें बेस के साथ NaOH के साथ तो हमारे को मिलता है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस अगेन H2 गैस रिलीज होती है। ये सॉल्ट्स आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे कि क्या सॉल्ट रिलीज हो रहा है, ठीक है। NaOH का जिंक के साथ जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम जिंकेट सॉल्ट मिलता है, जिसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Na2ZnO2 से। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, Na2ZnO2। नेक्स्ट आती है आपकी एक्टिविटी नंबर 2.5। इस एक्टिविटी में सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन विद डाइल्यूट HCl हम लोग देखते हैं, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3। इसका जब हम लोग डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे को एक सॉल्ट मिलता है NaCl, वाटर रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। Na2CO3 NaHCO3 विद HCl, डाइल्यूट HCl गिव्स NaCl सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम देखते हैं लाइम वाटर का, CaOH होल ट्वाइस। जो आपका लाइम वाटर फॉर्मेशन हुआ था उसको जब हम लोग CO2 से रिएक्ट करवाते हैं तो CaCO3 मिलता है, वो वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। CaCO3 क्या होता है? हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। जो चौक होता है आप लोगों का वो कैल्शियम कार्बोनेट से ही बना होता है, इसलिए चौक से याद रखना। चौक क्या होती है? वाइट होती है। तो CaCO3 का जो प्रेसिपिटेट होता है क्या होता है? वाइट कलर का होता है, प्लस वाटर रिलीज होता है। ये रिएक्शन मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से डिटेल में समझाई हुई है। अगर आप चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं तो आप लोग उस रिएक्शन को वहाँ से भी देखकर याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का यही कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग वाटर और CO2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है? ये
CaHCO3 बन जाता है विच इज सॉल्युबल इन वाटर। ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में, लेकिन इसी में अगर हम लोग फर्दर CO2 ऐड कर दे तो क्या हो जाता है, ये सॉल्युबल इन वाटर बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3। नेक्स्ट आता है हमारा सेपरेशन ऑफ आयंस, हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का सेपरेशन। सबसे पहले H+ आयन, आप लोगों का H+ आयन किस में होता है, आप लोगों के एसिड्स में होता है। जब वो हम लोग वाटर से ऐड करवाते हैं तो एक हाइड्रोनियम आयन रिलीज होता है जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, H3O पॉजिटिव से। यही आप लोगों का बेसिस में क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन होता है। ठीक है, NaOH को जब हम लोग वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो आप लोगों का एक सोडियम आयन निकलता है। ठीक है, और लोगों का हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, कैसे फॉर्म होता है, आप लोग एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl लेते हो। NaCl मतलब आप लोगों का सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट जो आपका हो गया बेसिक, उसका एक्वस सोल्यूशन लेते हैं जिसको हम लोग ब्राइन भी बोलते हैं। ठीक है, उसका हम लोग क्लोर अल्कली प्रोसेस करवाते हैं। एक कंटेनर में हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं किसका, ब्राइन सोल्यूशन ऑफ NaCl का। जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं हम लोग तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोलाइसिस से जैसे आपको समझ आ रहा है इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पास करवाते हैं सोल्यूशन से, तो आप लोगों के 3 प्रोडक्ट निकलते हैं। क्या 3 प्रोडक्ट होते हैं, सबसे पहला होता है आपका होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर क्लोरीन और फिर आता है आपका H2। ये 3 प्रोडक्ट आप लोगों के किससे निकलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन इज एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है, इनसे अब हम लोग क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, जो आप लोगों का Cl2 यहाँ से निकला वो आप लोगों का किस लिए यूज होता है, टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर। कैसे बनता है आपका ब्लीचिंग पाउडर, आप लोगों ने लाइम वाटर लिया CaOH होल ट्वाइस, उसमें आप लोगों ने क्लोरीन ऐड कर दिया। जब आप लोग लाइम वाटर में क्लोरीन ऐड करते हो तो आप लोगों का बनता है CaOCl2। CaOCl2 ही आप लोगों का ब्लीचिंग पाउडर होता है। आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि आप लोगों को ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए क्लोर अल्कली प्रोसेस से क्लोरीन लिया है आप लोगों ने, और आप लोगों का जो लाइम वाटर है विच इज CaOH होल ट्वाइस, उन दोनों को मिला के आप लोगों का CaOCl2 बन रहा है विच इज ब्लीचिंग पाउडर, प्लस आपका वाटर रिलीज हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की फॉर्मेशन कैसे होती है, NaCl में जब हम लोग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, अमोनिया इज NH3, NaCl में जब हम लोग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 मिलाते हैं तो हम लोगों को मिलता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3, और उसके साथ एक और सॉल्ट मिलता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। NaHCO3 जो आप लोगों का निकला इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका जो केमिकल नेम है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बन रहा है। ठीक है, फिर बेकिंग सोडा कैसे बन रहा है, मतलब बेसिक सॉल्ट आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि रिएक्टेंट है क्या, किस चीज़ में क्या मिलाने से बन रहा है। यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ है आप लोगों की NaCl में अमोनिया। अक्सर अमोनिया ही बच्चे भूल जाते हैं, आप लोग लिख के आ जाओगे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड याद रहेगा आपको, लेकिन आप अमोनिया लिखना भूल जाओगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों के बेकिंग सोडा की 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन और है जो इसकी एप्लीकेशन में आती है। सबसे पहला कुकिंग में, कुकिंग में क्या बेकिंग सोडा की एप्लीकेशन होती है, जब आप लोग कुकिंग में हीट करते हो NaHCO3 को, बेकिंग सोडा डालते हो किसी भी चीज़ में और उसको हीट करते हो तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है यही आप लोगों का केक्स जब आप लोग बनाते हो तो बेकिंग सोडा डालते हो ना, तो यही जो आप लोगों के केक्स फॉर्मेशन या ब्रेड्स जो बनती है उसको फ्लफी बनाने में हेल्प करता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है हीट करने पर। उसके साथ साथ क्या क्या निकलता है, वाटर रिलीज होता है और Na2CO3 विच इज सोडियम कार्बोनेट रिलीज होता है। नेक्स्ट आता है NaHCO3, जब हम लोग इसको किसी एसिड के साथ, H+ यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, एसिड, कोई भी एसिड, जब हम लोग इसका एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो भी CO2 रिलीज होता है, H2O रिलीज होता है और कोई एक सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड रिलीज होता है। ठीक है, तो ये जो CO2 यहाँ पे रिलीज होता है ये किस लिए यूज होता है, टू एक्सटिंग्विश द फायर। अगर आप लोगों की फायर होती है उसको एक्सटिंग्विश करने के लिए आप लोग का ये CO2 हेल्पफुल करता है। इसको सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर रिएक्शन भी बोलते हैं, मतलब जो इसकी एप्लीकेशन होती है वो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर की तरह भी होती है। एज इन जो आप लोगों का CO2 यहाँ रिलीज हो रहा है वो आपका फायर एक्सटिंग्विश करने में हेल्प करता है, और यहाँ जो CO2 रिलीज हो रहा है आप लोगों का कुकिंग में वो किस लिए, केक्स को फ्लफी बनाने में यूज हो रहा है। ये 2 एप्लीकेशन थी आप लोगों की बेकिंग सोडा की। नेक्स्ट आते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा की रिएक्शन है Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट में जब हम लोग वाटर ऐड करते हैं तो हमारा बनता है Na2CO3.10H2 यानी रिक्रिस्टलाइजेशन। जब हम लोग सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं, यहाँ वाटर ऐड करने का क्या मतलब है, 10H2 ऐड करने का क्या मतलब है, उसका हम रिक्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं, उसको क्रिस्टलीन फॉर्म में बना रहे हैं। तो कुछ नहीं है, यहाँ प्लस से हटके डॉट हो जाता है, मतलब इसके क्रिस्टल्स बन गए हैं। तो ये Na2CO3.10H2 ये आप लोगों का होता है वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट हम लोगों का आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस की रिएक्शन। प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लोगों का रिप्रेजेंट करते हैं CaSO4.12H2O से, इसको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी बोलते हैं, इसी को हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। इसमें जब हम लोग 1.5 H2O 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड करते हैं तो ये हमारा जिप्सम बन जाता है विच इज CaSO4.2H2O। इसी को जब हम लोग 373 केल्विन पे हीट कर देते हैं अगेन तो वो वापस से आपका POP दे देता है विच इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को 373 केल्विन पे हीट करने पे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर हम लोग 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड करते हैं तो जिप्सम बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का है चैप्टर 3
अब हम देखते हैं चैप्टर 3 की रिएक्शंस। सबसे पहली रिएक्शन है मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड की। मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड आपका सॉल्ट प्लस वाटर देता है, यह आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। कोई भी मेटल ऑक्साइड जो आपका है, अगर वो एसिड से रिएक्ट होता है तो वो सॉल्ट और एक वाटर देता है। अगर हम लोग कोई मेटल ऑक्साइड देखें तो पहला हम लोगों का एग्जाम्पल है Al2O3 विच इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब आपका HCl एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सबसे पहले हम लोगों को एल्यूमिनियम क्लोराइड मिल रहा है जो कि एक सॉल्ट है प्लस वाटर, ठीक है। नेक्स्ट आता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन विद NaOH। NaOH क्या है आपका बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ जब ये रिएक्ट करता है तो ये वापस से एक सॉल्ट देता है और एक वाटर रिलीज करता है। इसको क्या बोलते हैं हम, इस सॉल्ट को सोडियम एलिमिनेट, NaAlO2। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, सोडियम एलिमिनेट। इसका नाम आप लोगों को याद होना चाहिए और इसको कैसे लिखते हैं वो भी याद होना चाहिए, कैसे, NaAlO2, ठीक है। ये आप लोगों की इसलिए इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है क्योंकि इन ऑक्साइड्स को, ये जो मेटल ऑक्साइड सॉल्ट और वाटर दे रहे हैं एसिड के साथ मिला के, इन ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। यानी जो मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ साथ में बेस के साथ साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब जो एसिड के साथ भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है आपका बेस के साथ भी कर रहे हैं, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपका एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो गया, ठीक है। सेम आप लोगों की रिएक्शन होती है जिंक के साथ। जिंक भी आपका एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक मतलब दोनों तरफ, एम्फिबियंस होते हैं, जैसे जो पानी में भी रहते हैं जो अर्थ पे भी रहते हैं, वैसे याद रखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और जो बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी 3.10। ये आप लोगों की इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखो एक ग्लास वुल जो होता है हम लोगों का, ये आप लोग एक्टिविटी अगर ध्यान से देखो तो हम लोगों ने यहाँ पे टेस्ट ट्यूब लिए यहाँ पे, उसको बर्नर से हम लोग हीट अप कर रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ ग्लास वुल सोक्ड इन वाटर डाली हुई है। मतलब इससे क्या होता है, जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो स्टीम रिलीज होती है, यहाँ पे स्टीम दिखा रहा है, ठीक है। मेटल सैंपल आपका स्टीम से रिएक्ट कर रहा है और वो क्या दे रहा है आप लोगों का, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहे हैं। आप लोगों का बबल फॉर्मेशन हो रही है ना वाटर में, विच रिप्रेजेंट्स की हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो मेटल प्लस स्टीम गिव्स सॉल्ट, हाइड्रोजन गैस एंड हीट, वही आप लोगों को इसमें दिखाया हुआ है। ये मेटल सैंपल किसका लिया है, पोटेशियम का। पोटेशियम को जब हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं लिक्विड फॉर्म में तो क्या देता है, KOH, H2 और हीट। वहीं अगर हम लोग सोडियम का रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ, लिक्विड फॉर्म में वाटर के साथ, तो क्या देता है, NaOH, H2 प्लस हीट। NaOH इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम विद वाटर इज लेस वॉयलेंट। ये जो होती है आपकी हाईली वॉयलेंट होती है, यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है ना, मतलब ये हाईली वॉयलेंट है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है आपकी। लेकिन अगर हम लोग कैल्शियम का रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस रिलीज होती है। इसमें रिलीज होती है H2 गैस, लेकिन ये लेस वॉयलेंट होता है, मतलब हाईली एक्सोथर्मिक नहीं होती जितनी बाकी है। कौन कौन सी, पोटेशियम और सोडियम की। नेक्स्ट होता है Mg। Mg रिएक्ट्स विद हॉट वाटर ओनली। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो सिर्फ आपके हॉट वाटर के साथ ही रिएक्ट करते हैं। वो ऐसा मेटल कौन सा है आपका, मैग्नीशियम। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन डू नॉट रिएक्ट विद आइदर कोल्ड वाटर और हॉट वाटर। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो रिएक्ट करते ही नहीं है, ना कोल्ड वाटर के साथ करते हैं ना हॉट वाटर के साथ। वो क्या करते हैं फिर, किसके साथ रिएक्ट करते हैं, वो रिएक्ट करते हैं आप लोगों के स्टीम के साथ, ठीक है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा स्टीम के साथ ये मेटल रिएक्ट कर रहा है, तो स्टीम के साथ रिएक्ट करके H2 बना रहा है। तो स्टीम के साथ कौन कौन से मेटल्स रिएक्ट करते हैं, एल्यूमिनियम और आयरन। देखो यहाँ पे H2 जो मैंने लिखा है उसके आगे G रिप्रेजेंट करा हुआ है। G मतलब आपका गैस, गैस मतलब स्टीम के फॉर्म में। तो एल्यूमिनियम विद वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, Al2O3 प्लस H2 गैस रिलीज करता है। वहीं आयरन जो है आपका वाटर के साथ रिएक्ट करके इन द फॉर्म ऑफ स्टीम फेरस ऑक्साइड बनाता है और H2 गैस रिलीज करता है। नेक्स्ट है आपकी रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद डिफरेंट एसिड्स। सबसे पहले है मेटल्स विद डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट H2SO4। कोई भी मेटल आपका डाइल्यूट HCl या H2SO4 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, जिंक आपका HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, जिंक क्लोराइड और H2 गैस रिलीज कर रहा है, ठीक है। मेटल्स विद डाइल्यूट HNO3, अगर हम लोग HNO3 की बात करिए, एक एक्सेप्शन होता है इसमें। क्या होता है, मेटल्स जब डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये H2 गैस नहीं रिलीज करते। क्यों, क्योंकि जो HNO3 होता है वो आपका हाईली ऑक्सीडाइजिंग हो जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो H2O रिलीज होता है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है और वो वाटर बन जाता है। H2 ना रिलीज होकर H2O रिलीज हो जाता है। देखो मेटल के साथ डाइल्यूट HNO3 मिला आपने, क्या है, HNO3 आपका नाइट्रिक एसिड है। ये जब अपने मेटल के साथ मिला तो सॉल्ट मिला, NO2 या N2O गैस रिलीज हुई प्लस H2O। आपको H2 गैस नहीं मिली, आपको क्या मिला, H2O, क्योंकि आपके HNO3 ने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। लेकिन अगर हम लोग मेटल में यहाँ पे इस मेटल की जगह हम लोग मैंगनीज या मैग्नीशियम ले लेते हैं डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो आपका सॉल्ट प्लस H2 गैस निकलता है, ठीक है। ये एक्सेप्शन है आप लोगों का इस केस के लिए, HNO3 के केस के लिए एक्सेप्शन है। क्या क्या, मैंगनीज और मैग्नीशियम। H2O नहीं बनाते हैं, ये H2 ही देते हैं। नेक्स्ट है आपका आयनिक कंपाउंड्स। Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, ठीक है। इसमें अगर आप लोग आउटर मोस्ट शेल में देखो एक इलेक्ट्रॉन है, या तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ताकि वापस से 8 हो जाए आउटर मोस्ट शेल में इसको स्टेबल होने के लिए, या फिर अपना ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे ताकि ये जो है आप लोगों का 8 आ जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए इसका, ठीक है। तो इसमें कैसे होता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन गिव कर देता है, यानी दे देता है। जब आप किसी को कुछ चीज देते हो तो आप बड़े इंसान बनते हो ना, तो उसलिए यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, Na पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, तो ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, स्टेबल फॉर्म में आ गया। Na पॉजिटिव इज अ स्टेबल फॉर्म। वैसे ही क्लोरीन में क्या होता है, 287 होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
तो इसमें क्या होता है, इसको या तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए या ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स दे दे, तो फीजिबल ज़्यादा क्या है कि वो एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। तो ये क्या करता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेकर क्या बन जाता है, स्टेबल फॉर्म में बन जाता है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, ये Cl-। जब आप किसी से लेते हो, उधार किसी से लेते हो, तो आपके ऊपर लोन जो होता है वो नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, इस तरह से समझो आप कि ये नेगेटिव से रिप्रेजेंट होता है। तो अब हम लोगों का NaCl का फॉर्मेशन कैसे होता है, Na आपका एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और Cl आप लोगों का वही इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो वो स्टेबल फॉर्म आपका NaCl का स्टेबल फॉर्म हो जाता है। जैसे पॉजिटिव आयन यहाँ पे जाके इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है क्लोरीन का, तो NaCl आप लोगों का एक कंपाउंड बनता है। इस तरह से आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक आयनिक कंपाउंड्स फॉर्मेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल वाले पार्ट पे। जो आपके लो इन एक्टिविटी सीरीज होते हैं मेटल, लो इन एक्टिविटी सीरीज मैंने आप लोगों को पहले भी बताई है। जो आप लोगों की एक्टिविटी सीरीज में लो होते हैं, यानी नीचे वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, लो जिनकी एक्टिविटी होती है, वो कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग मेटल्स, वो इसमें देखेंगे हम लोग। रिड्यूस्ड इन देयर ऑक्साइड्स बाय हीटिंग अलोन, ये जो मेटल्स होते हैं ये अपने आप ही हीट करने से ही अपने ऑक्साइड्स फॉर्म कर देते हैं। जैसे कि सिनेबर क्या होता है, ओर ऑफ Hg होता है। Hg क्या है आप लोगों का, मर्करी का ओर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, सिनेबर बोलते हैं। ठीक है, इसको जब हम लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये अपने ऑक्साइड में रिड्यूस हो जाता है और क्या देता है, सल्फर डाइऑक्साइड। HgS आपका ऑक्सीजन के साथ मिलकर हीट होकर क्या बनता है, 2HgO, एक तो ऑक्साइड बना लेता है मेटल का, मर्करी ऑक्साइड, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड गैस दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे S है ना, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस दे रहा है। इसी ऑक्साइड को जब हम फर्दर हीट कर देते हैं तो आपको प्योर मर्करी मिल जाता है प्लस ऑक्सीजन। तो इस तरह से आप लोगों का सिनेबार ओर से प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाता है। सबसे पहले हम लोगों ने हीट करके ऑक्साइड बनाया, उस ऑक्साइड को फर्दर हीट करके प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट कर लिया, किसका, Hg का, मर्क्यूरी का। नेक्स्ट आते हैं हम लोगों का कॉपर ओर, Cu2S जो होता है इस फॉर्म में आपका कॉपर ओर प्रेजेंट होता है नेचर में। ठीक है, इसको हम लोग पहले सबसे पहले वही अगेन हीट कर रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो आपका कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है, उसको फर्दर हीट करने से आप लोगों का प्योर मेटल कॉपर आप लोगों को एक्सट्रैक्ट हो रहा है। प्लस आप लोगों का दोनों में अगर आप देखो तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होगी, क्योंकि S प्रेजेंट है ना यहाँ पे, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर रही है ऑक्सीडेशन पे। नेक्स्ट हम देखते हैं सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स के ओर। सबसे पहले आप लोगों की रिएक्शन है रोस्टिंग की। जिंक सल्फाइड है आप लोगों का, वो आप लोगों के सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स के ओर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर आप लोग जिंक का देखें, जिंक मेटल वो भी अपने सल्फाइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो इसकी रोस्टिंग होती है। रोस्टिंग यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं इसको, तो ये जिंक ऑक्साइड दे देता है प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। वहीं अगर हम लोग जिंक कार्बोनेट देखें, अगर ये अपने कार्बोनेट ओर में प्रेजेंट है, जिंक के दो ओर हो सकते हैं, तो सल्फाइड ओर हो सकता है, कार्बोनेट। सल्फाइड में होता है तो उसकी रोस्टिंग हो जाती है, कार्बोनेट में होता है तो उसकी कैल्सिनेशन होती है। वही अगेन हीट कर रहे हैं, दोनों में हम लोग करेंगे हीट ही, और जिंक ऑक्साइड ही बनेगा, लेकिन एक में सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, किसमें, रोस्टिंग में, और एक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, किसमें, कैल्सिनेशन में। कैल्सिनेशन से C से याद रखो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। रोस्टिंग में क्या हो रहा है, एस से रोस्टिंग से आते हैं ना, तो लाइक सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। नेक्स्ट आती है रिडक्शन। ZnO का जब हम लोग रिडक्शन करते हैं, ZnO को अगर हम लोग कार्बन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा प्योर मेटल मिल जाता है। अगर यही जो यहाँ से आप लोगों के ऑक्साइड्स निकले हैं जिंक के, उसी को जब हम लोग कार्बन से फर्दर रिएक्ट करा देते हैं तो हमें प्योर मेटल जिंक मिल जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हाईली रिएक्टिव मेटल्स में। हाईली रिएक्टिव मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, पहला आप लोगों की रिएक्शन दी हुई है MnO2 की, यानी मैंगनीज ऑक्साइड की एल्यूमिनियम के साथ, यानी क्या दे रही है ये हम लोगों को, वही ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है। अगर आप देखो तो जो हम लोगों ने पहले पढ़ी है, क्या हो रहा है इसमें, मैंगनीज हम लोगों को प्योर मेटल मिल रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और हीट रिलीज हो रही है। यहीं पे अगर हम लोग आयरन ऑक्साइड का देखिए, हम लोगों ने पहले भी करी है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये, टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स। ये जो हम लोगों का मेटल फॉर्म होता है ये मोल्टन स्टेट में मिलता है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है इसको, एक बार वापस देखते हैं। आयरन ऑक्साइड जब एल्यूमिनियम से मिलता है तो आपका आयरन मेटल देता है मोल्टन फॉर्म में, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और हीट रिलीज करता है। नेक्स्ट आती है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। मेटल क्लोराइड्स जो है इलेक्ट्रोलाइसिस होता है उनका, इलेक्ट्रोलाइज करते हैं उनको। ठीक है, मेटल्स गेट डिपॉजिटेड एट कैथोड, कैथोड पे आप लोगों का मेटल डिपॉजिट हो जाता है, और एट एनोड आप लोगों का जो भी क्लोराइड होता है वो आप लोगों का एनोड पे डिपॉजिट हो जाता है। अब आते हैं हम लोग चैप्टर 4 पे। चैप्टर 4 की सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है आप लोगों की वो है कंबशन की रिएक्शन। कंबशन जैसे नाम से आप लोगों को समझ आ रहा है, किसी चीज़ का बर्निंग इज कॉल्ड कंबशन। बर्निंग किसकी होती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्निंग होती है। तो हम लोग जितने भी हमारे हाइड्रोकार्बन है उनको ऑक्सीजन से मिला के कोई भी प्रोडक्ट निकालेंगे। इतना बेसिक स्ट्रक्चर आप लोगों को कंबशन से समझ आ रहा है। ठीक है, ऑल द कार्बन कंपाउंड्स बर्न इन ऑक्सीजन टू गिव CO2 एंड वाटर वेपर। जितने भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, जो भी आप लोगों ने चैप्टर में कार्बन कंपाउंड्स पढ़े, आपके मीथेन, ईथेन, इथेनॉल, ये वो सब कुछ जितने भी आपके ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे वो सब क्या बनेंगे, क्या देंगे, आपका CO2 देंगे और वाटर वेपर्स देंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कार्बन का। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और हीट और लाइट एमिट करता है। वहीं अगर हम लोग देखें मीथेन का, विच इज CH4, तो मीथेन आप लोगों का ऑक्सीजन के साथ मिलकर अगेन कार्बन डाइऑक्साइड देता है, H2O यानी वाटर रिलीज करता है और हीट एंड लाइट एमिट करता है। फिर आपका आता है CH3CH2OH, दिस इज आर योर इथेनॉल। 2 कार्बन है ना इसमें, यानी इथ आ गया, ठीक है, और ऑल ग्रुप है,
आप सफिक्स में देखो तो इसमें ऑल ग्रुप लगा है, ऑल ग्रुप क्या होता है, अल्कोहल ग्रुप होता है ना। तो ये जब आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर रिलीज करता है, अगेन हीट एंड लाइट एमिट करता है। सबकी रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम है, कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होगा ही होगा, प्लस वाटर भी रिलीज होगा और हीट एंड लाइट। नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा ऑक्सीडेशन क्या होती है। वहीं पे अगर हम लोग देखें, अल्कोहल्स और ऑक्सीडाइज्ड इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन होता है किसमें होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, किसके प्रेजेंस में। अब इसमें आप लोगों को ये चीज़ इंपॉर्टेंट है याद रखना कि आपका कैटलिस्ट क्या है, मतलब किस चीज़ की प्रेजेंस में रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। ठीक है, कोई भी आपने अल्कोहल ले लिया, आप लोगों ने सपोज ले लिया इथेनॉल CH3CH2OH, ये अल्कलीन KMnO4 की प्रेजेंस में और हीट की प्रेजेंस में, या फिर और अगर लिखा हुआ है आप इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ लिख सकते हो, एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस हीट, या फिर KMnO4 का क्या होता है, पोटेशियम होता है परमैंगनेट। अल्कलीन KMnO4 हो आपका, या फिर आपका एसिडिफाइड K2Cr2O7 हो प्लस हीट, उसकी प्रेजेंस में आपका इथेनॉल, अल्कोहल किस में रिड्यूस हो जाता है, किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। यहाँ आपका इथेनॉल ऑक्सीडाइज होकर क्या बना है, एसिटिक एसिड CH3COOH। COOH जो होता है ये आपका एसिड रिप्रेजेंट करता है ना, तो ये बना आपका CH3COOH विच इज एसिटिक एसिड। अब आते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन सबसे इजी है, इसमें कुछ नहीं होता, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बन जाते हैं। अब अनसैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें डबल या आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा हो। कोई भी रिएक्शन लिखी हो उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है अगर आपका, वो रिड्यूस होकर सिंगल बॉन्ड बन जाती है, उसको हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, जैसे आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा हो, ये एक रिएक्शन लिखी हुई है, एक आपका सब्सटेंस रिएक्टेंट लिखा हुआ है, ठीक है, C डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको यहाँ पे। कुछ नहीं होता, Ni कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, H2 के प्रेजेंस में एट टेम्परेचर ऑफ 200 डिग्री सेल्सियस। ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी ही पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए किसकी प्रेजेंस में हो रहा है। तो इसमें एडिशन कौन सी किस चीज़ के प्रेजेंस में होती है, Ni कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होती है, H2 के प्रेजेंस में होती है, और एट टेम्परेचर ऑफ 200 डिग्री सेल्सियस होती है। और क्या होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट आती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वन टाइप ऑफ एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम टेक्स प्लेस ऑफ अनदर। सब्स्टिट्यूशन से क्या समझ आता है, किसी चीज़ को सब्स्टिट्यूट करना, उस चीज़ की जगह ले लेना। तो यहाँ पे वही होता है, जैसे क्लोरीन है, हम लोगों का जब क्लोरीन मीथेन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, CH3Cl बना रहा है प्लस HCl दे रहा है। बेसिकली एक H हटा के यहाँ से उसको रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, क्लोरीन एक H हटा के वहाँ पे मीथेन में से उसको रिप्लेस कर रहा है, यानी बेसिकली आपका H यहाँ पे कम हो जाएगा, एक जो आपका कंपाउंड होगा उसमें एक H कम हो जाएगा क्लोरीन के प्रेजेंस में। तो ये आपका बन रहा है CH3Cl और क्या HCl, और ये होता किसके प्रेजेंस में है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग इथेनॉल। अब हम लोग वो प्रोडक्ट्स देखेंगे जो कमर्शियली आपके इंपॉर्टेंट है और उनकी क्या रिएक्शंस होती है। इथेनॉल का सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इथेनॉल को। इसको इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं क्योंकि इथ है यानी 2 कार्बन आ गए, ठीक है, OH आएगा इसमें क्योंकि अल्कोहल ग्रुप है इथेनॉल, है ना, एंड C2H5 होता है। ये आप लोगों का रिप्रेजेंट करता है इथेनॉल को। इस तरह से आप लोगों का ये लिखा जाता है एक्सपैंडेड फॉर्म में। इसकी जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पहली रिएक्शन है इसकी रिएक्शन विद सोडियम। सोडियम के साथ जब इथेनॉल को रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम इथॉक्साइड बनता है, यानी O जो H है आपका H2 वो रिलीज हो जाता है और Na आपके इथेनॉल के एंड में आके अटैच हो जाता है। जैसे CH3CH2O H था हमारा, H को इसने हटा दिया Na ने और खुद अपना यहाँ पे आके रिप्लेस हो गया। सोडियम क्या करता है, H को रिमूव कर देता है और H की जगह आके आपका इथेनॉल में अटैच हो जाता है और क्या बनाता है, सोडियम इथॉक्साइड। तो CH3CH2O Na प्लस H2 गैस इवॉल्व हो गई। नेक्स्ट आता है आपका डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन जैसे नाम से समझ आ रहा है, डिहाइड्रेट होना यानी वाटर को रिमूव करना, वाटर का रिमूवल होना। इसमें क्या होता है, इथेनॉल का डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है। तो इथेनॉल किस में चेंज हो जाता है, इथीन में चेंज हो जाता है। इथेनॉल आप लोगों का इथीन में चेंज होता है, यानी डबल बॉन्ड आ जाता है इसमें और वाटर जो आपका रिलीज हो जाता है, वही है ना, वाटर रिमूवल, डिहाइड्रेट हो रहा है। और ये होता है किसकी प्रेजेंस में, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट टेम्परेचर ऑफ 170 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड की रिएक्शन देखेंगे। इथेनोइक एसिड कैसे लिखते हैं हम लोग, CH3COH। ये आप लोग का इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COH, ठीक है। इसकी क्या क्या रिएक्शन है, सबसे पहले इसकी रिएक्शन है Na सोडियम के साथ, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखी रिएक्शन विद सोडियम, वहीं पे हम लोग इथेनोइक एसिड की देखेंगे रिएक्शन विद सोडियम। इथेनोइक एसिड को जब हम लोग सोडियम से मिलाते हैं तो अगेन वही होता है, H को ही हटा देता है लास्ट वाले और वहाँ पे ONA बनाता है, यहाँ पे डबल ONA बना देगा, CH3COONA प्लस H2 गैस रिलीज कर देगा। नेक्स्ट आता है आपका रिएक्शन विद बेस। अगर आपका इथेनोइक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सोडियम एसिटेट, CH3COONA, वही अगेन H आपका हट गया और Na आपका लास्ट में आके अटैच हो गया, क्या बन गया, सोडियम एसिटेट प्लस H2O। बेस के साथ रिएक्ट करने में आपका वाटर रिलीज हो रहा है, एसिड के साथ रिएक्ट करने में गैस H2 गैस रिलीज हो रही है, ठीक है।
नेक्स्ट आती है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी एसिड जो है आपका वो अल्कोहल के साथ मिलकर एक ईस्टर फॉर्मेशन करता है, ईस्टर बनाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका CH3COH ये आप लोगों का एसिड है, प्लस अल्कोहल कौन सा है, C2H5OH, ये इथेनॉल है। इथेनॉइक एसिड और इथेनॉल का जब हम लोग कॉम्बिनेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपका बनता है CH3COO C2H5 प्लस H2O रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है। नेक्स्ट आते हैं सपोनिफिकेशन पे। सपोनिफिकेशन में क्या होता है, CH3CO C2H5 CH3CO C2H5 क्या था, इथाइल एसिटेट। इथाइल एसिटेट का जो फॉर्मेशन हुआ था हमारे यहाँ पे ईस्टर में, इसी का हम लोग क्या NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं। सपोनिफिकेशन में NaOH के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। NaOH के साथ रिएक्ट कराने पे एक तो हमारा अल्कोहल निकलता है CH3CH2OH, दूसरा हम लोग का एक सॉल्ट निकलता है जिसको बोलते हैं CH3CO, ये Na यहाँ पे इसके साथ अटैच हो जाता है, OH इसके साथ, बेसिकली OO जो CO आया ना उससे बीच से ब्रेक होके एक Na के साथ अटैच हो गया, एक OH के साथ अटैच हो गया, तो CH3CH2OH और CH3COO Na मिल गया आपको। नेक्स्ट है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ठीक है, पहला आप लोगों का इथेनॉइक एसिड का देखेंगे हम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। इसका बहुत ईजी है, Na आपका H हटा के रिप्लेस कर रहा है, तो सबसे पहला कंपाउंड मिल गया आपको CH3COO Na। दूसरा H2O मिलता है, इसमें एक वाटर रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। दोनों के साथ में सेम होता है, Na2CO3 में भी सेम होता है और NaHCO3 में भी सेम होता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट में सेम रिएक्शन होती है, मतलब सेम प्रोडक्ट्स मिलते हैं। क्या क्या, CH3COO H2O वाटर हमारा रिलीज हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब आप लोगों का लास्ट में आते हैं स्ट्रक्चर्स। ये स्ट्रक्चर्स आप लोगों को बनाने के लिए बोर्ड्स में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोगों को पता होना। एक आप लोगों का बेंजीन का स्ट्रक्चर पूछा जाता है आप लोगों से, दूसरा साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर पूछा जाता है। ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया था, यहाँ पे आप लोगों का आएगा ये साइक्लोहेक्सेन। एक आप लोगों का साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर पूछा जाता है, एक बेंजीन का स्ट्रक्चर पूछा जाता है। साइक्लोहेक्सेन में क्या होता है, कोई डबल बॉन्ड नहीं होता है इसमें, तो ये डायरेक्टली आपका 6 आप लोगों को कार्बन्स बनाने हैं, उनको एक साथ अटैच करके हर एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन अटैच करने हैं आप लोगों को, C6H12, हर एक कार्बन के लिए 2 हाइड्रोजन है आपका। ठीक है, तो ये आप लोगों का साइक्लोहेक्सेन बन गया। वहीं अगर आप बेंजीन देखें तो इसका फॉर्मूला होता है C6H6, यानी एक कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, आप लोगों ने 6 कार्बन्स बनाए, हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन आप लोगों ने अटैच कर दिया, और ऑल्टरनेट कार्बन्स में आप लोगों ने क्या किया, डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। इस तरह से आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसी के साथ आप लोगों की केमिस्ट्री की सारी रिएक्शंस कवर हो गई है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, कोई भी आप लोगों को तकलीफ हो आप लोग लिखोगे, मैं आप लोगों के आंसर्स दूंगी। ठीक है, दूसरी बात, आप लोग इस रिएक्शन की वीडियो को वापस से एक बार ही देखना यार बोर्ड से पहले, ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए और आप लोग रिवाइज कर सके। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना, ताकि सब लोग अच्छे से अपनी केमिकल रिएक्शंस, एटलीस्ट केमिस्ट्री में सब लोग अच्छे नंबर ला सके। ऑल द बेस्ट टू यू गाइज, ऐसे ही मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।